नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हिस्ट्री के लिए, मिडवेल हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए वीडियो है। मिसलेनियस सवाल हैं, लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स में, आयोग के पीसीएस के एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल हैं। दोस्तों देखिए, उसमें आयोग में जो सवाल पूछे गए हैं उसको मैंने तो एक्सप्लेन किया है, इसमें साथ में उसको मेंशन किया, साथ में उससे संबंधित आसपास के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैंने डाले हैं। जैसे कि आयोग में पूछा गया है कि क्या कहते हैं, जैसे पहला सवाल इसमें दिया हुआ, पहला पॉइंट दिया हुआ कि सूफी संत जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो उससे संबंधित जो 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है। तो दोस्तों ये जो बेसिकली वीडियो है वो यूपी पीसीएस के लिए है, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मध्यकालीन भारत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ऐसा ज़रूर करें, और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है कि सूफी संत जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, तो इसका उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, चिश्तिया संप्रदाय के थे। ठीक है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय या चिश्ती परंपरा, सूफिज्म में जो चिश्ती परंपरा है उसकी शुरुआत करी थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों है कि भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना सूफी सिलसिला या सूफी पंथ या सूफी मत कौन सा है? चिश्तिया है, जिसकी स्थापना जो भारत में की थी, ठीक, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में जिसकी सेना के साथ में भारत आए थे, तो ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। तो मोहम्मद गौरी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और 1192 में आए थे, ये याद रखिएगा। तो 1192 में मोहम्मद गौरी भारत आया था, ठीक है, और उन्हीं के साथ में ये आए थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में चिश्तिया परंपरा की स्थापना किसने की थी? तो भारत में चिश्तिया परंपरा या चिश्ती परंपरा या पंथ की स्थापना, सूफिज्म की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब जिस सूफी परंपरा को मानने वाले थे, तो वो चिश्ती परंपरा को, चिश्तिया परंपरा को मानने वाले थे। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 1665 में शिवाजी ने जिस मुगल सेना नायक से औरंगजेब के समय पुरंदर की संधि की थी, तो पुरंदर की संधि जो है वो राजा जयसिंह से की थी। ठीक, सवाई राजा मिर्जा जयसिंह से की थी। किसने की थी? शिवाजी ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। उस टाइम में शासक कौन था भारत में? वो था औरंगजेब। ठीक, और जयसिंह द्वारा पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी के साथ में, याद रखिएगा, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। ठीक, अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी तक भारत में गेहूं, चावल, जौ, उड़द आदि की खेती होती थी। किसके अलावा? तो मक्के के अलावा। मक्का भारत में जो इंट्रोड्यूस हुआ वो लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास के प्रमाण मिलते हैं कि 15वीं शताब्दी के आसपास आया, तो इसकी शुरुआत हुई। और 13वीं-14वीं शताब्दी तक किसकी खेती होती थी भारत में? गेहूं, चावल, जौ, उड़द आदि की खेती होती थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिसने आगरा शहर की स्थापना करी, तो आगरा शहर की स्थापना करी थी 1504 में सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि सिकंदर लोदी किसका पुत्र था? तो मैंने इसमें मेंशन कर दिया, सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है, तो उसमें जो आयोग में सवाल पूछा गया था वो ये सवाल था कि आगरा शहर किसने बसाया था? तो आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने 1504 में। ठीक, याद रखिएगा। और उसके साथ में मैंने फैक्ट मेंशन कर दिया कि सिकंदर लोदी के पिता कौन थे? वो थे बहलोल लोदी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों देखिए, इसमें क्या है। सिकंदर लोदी 17 जुलाई 1949 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसका असली नाम क्या था? उसका असली नाम था निजाम खां। तो 17 जुलाई 1449 याद रखिएगा, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर उसके साथ में किस उपाधि के साथ में सिकंदर लोदी बैठा? ये बैठा सिकंदर शाह की उपाधि के साथ में, और इसका असली नाम क्या था? जो प्रारंभिक नाम था वो था निजाम खां। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1192 में दिल्ली में
दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किसने करवाया? ठीक, तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया था। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कहाँ है ये मस्जिद? दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इल्तुतमिश ने जिस मस्जिद का प्रांगण 1230 में दोगुना कराया, वो भी यही मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी दिल्ली में। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो मस्जिद निर्माण की गई थी। ठीक, ऐबक किसके साथ में आया था? ठीक, कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किसके साथ में भारत आया था और उसके जो दिल्ली उसने विजय करी और उसी के उपलक्ष्य में इस मस्जिद का निर्माण कराया और उसी को एक्सटेंड करवाया दोगुना लगभग 1230 में। किसने कराया था? ये कराया था इल्तुतमिश ने। फिर देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है? अटाला मस्जिद कहाँ पर है? अटाला मस्जिद जौनपुर में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में, और ये जो है बेसिकली बनाई गई थी किसके द्वारा? ये बनाई गई थी 1408 में यहाँ के शासक सुल्तान इब्राहिम शर्की द्वारा। तो सुल्तान इब्राहिम शर्की के द्वारा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ मैं इसको आपको कि सुल्तान इब्राहिम शर्की के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इस मस्जिद की आधारशिला 1377 में ही रखी गई थी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। और मस्जिद की छत पर अलग अलग आकार के 3 गुंबद बने हुए हैं। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये आपका किसके द्वारा बेसिकली बनाई गई है? तो सुल्तान इब्राहिम शर्की। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए, अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि जहाज महल कहाँ पर है? जहाज महल बेसिकली आपका कहाँ है? मालवा में है। ठीक है, याद रखिएगा। जहाज महल कहाँ पर है? मालवा में है। और जहाज महल से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। तो जहाज महल जो है मांडू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर स्थित है। और इसका जो निर्माण है गयासुद्दीन खिलजी के समय में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। फैक्ट एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। और ये जो महल है, ठीक, ये कपूर तालाब वहाँ पे पड़ता है, मुंजे तालाब। ठीक, ये इनके मध्य में स्थित है। और इसकी जब उसके मध्य में स्थित है और जब इसकी आकृति पानी में दिखती है तो ऐसा लगता है कि जहाज दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तालाब के जल में यह महल जहाज की सदृश दिखाई पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और हिंडोला महल भी याद रखिएगा। एक फैक्ट और एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि हिंडोला महल भी यहीं पर है। तो मांडू में 2 महल स्थित हैं। ठीक है, एक तो जहाज महल स्थित है और दूसरा हिंडोला महल स्थित है। ठीक, चलिए अगला, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। तो गुलबर्गा में कह रहा है अगला पॉइंट कि जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। कमेंट करके बताइएगा कि जामा मस्जिद गुलबर्गा में किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अगर पता होगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। तो किसने बनाई थी गुलबर्गा की जामी मस्जिद या जामा मस्जिद? ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके शासन में बनाई गई थी? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी। इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? पेनुकोंडा। तो पेनुकोंडा विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, पहली राजधानी हम्पी थी। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य एक दक्षिण भारत का बहुत ही ज़्यादा सशक्त और समृद्ध राज्य था। ठीक, बहुत शक्तिशाली राज्यों में से उसकी गिनती होती थी। तो ये इसकी स्थापना की थी हरिहर व बुक्का नाम के व्यक्तियों ने। तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि विजयनगर का पहला शासक कौन था? तो हरिहर प्रथम जो है वो विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, जिस विजयनगर शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था या राजदूत मंडल भेजा था वो थे बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम ने चीन में अपना पहला राजदूत मंडल भेजा था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि विजयनगर राजाओं में से जिसने मुस्लिम लड़ाकों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया? तो देवराय तृतीय के द्वारा ये काम किया गया था कि मुस्लिम लड़ाकों को अपनी सेना में भर्ती किया गया था। ठीक, और इनको जागीरें वगैरह भी प्रदान की जाती थी उस टाइम में। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिस विजयनगर राजा के दरबार में फारस का प्रसिद्ध राजदूत अब्दुल रज़ाक आया था। तो अब्दुल रज़ाक जिस विजयनगर राजा के दरबार में आया था वो थे देवराय
द्वितीय, ठीक है। तो देवराय द्वितीय ने जो है वो आपका मुस्लिम लड़ाकों को भी भर्ती किया अपनी सेना में, और इनके समय में अब्दुल रज़्ज़ाक भी फारस का प्रसिद्ध राजदूत आया था विजयनगर साम्राज्य यानी कि भारत में। अगला पॉइंट है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वो क्या कहलाते थे, तो डिस्ट्रिक्ट कहलाते थे कोट्टम। कोट्टम जो है वो डिस्ट्रिक्ट होते थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ऊर या ग्राम थी। तो अगर सबसे निचले लेवल पे बसावट देखें, ठीक है, आपका सेटलमेंट देखें, तो सबसे निचले लेवल पे जो सेटलमेंट था वो सबसे निचले लेवल पे ऊर कहलाता था, एक ग्राम कहलाता था, और यही प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी। इसके साथ में विजयनगर साम्राज्य में कोट्टम किसमें विभाजित होते थे, यानी कि कोट्टम यानी कि जिले, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किसमें डिवाइड होते थे, नाडू में। इसको नाडू कहा जाता था, ठीक, याद रखिएगा। जो आजकल के परगना या तालुका होते हैं, यही उस टाइम में वहाँ पे नाडू के नाम से जानते थे, ठीक, याद रखिएगा। तो नाडू क्या थे, नाडू विभाजित जिला था, ठीक है, तालुका या परगना जिसे आज के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जिले का विभाजन किया गया था और तालुका या परगना जो है उस टाइम नाडू कहलाते थे, ठीक है, किसमें, विजयनगर साम्राज्य में। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें भारत में सर्वप्रथम किस मुस्लिम आक्रांता ने सिंध विजय के बाद जजिया वसूल करना शुरू किया था, तो भारत में सबसे पहले जिस मुस्लिम आक्रांता ने सिंध विजय के बाद में जजिया कर वसूलना शुरू किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ये गैर मुस्लिम कर था, ठीक है, मुस्लिमों से नहीं लिया था, हिंदुओं से लिया था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद में जजिया वसूलना शुरू किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, कश्मीर का वह शासक जो अपनी उदार नीतियों के कारण से कश्मीर का अकबर कहलाता है। तो कश्मीर का अकबर जो है वो जैनुल आबदीन को यानी कि शाही खां को कहा जाता है। तो लीनियंट राजा था ये वहाँ का, कश्मीर का, इसने जजिया समाप्त कर दिया था वहाँ पे, ठीक, और उदारवादी था अकबर की तरह से, ठीक है, इस कारण से इसको जैनुल आबदीन के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम शाही खां भी इसको लोग कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें लास्ट कि कश्मीर का वह शासक जिसने जजिया समाप्त किया, तो वही मैंने अभी बताया आपको, जैनुल आबदीन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।